एक बार फिर से स्वागत है पढ़ाकू नितिन में आपका। और हमेशा की तरह इस बार भी कम से कम मुझे तो लगता है कि आज का जो टॉपिक है वो आपको छुएगा ज़रूर। अकबर। अकबर के बारे में पढ़ा भी है, सुना भी है और देखा भी है। उपन्यास भी हैं उस पर। इतिहास की किताबों में भी काफ़ी ठीक ठाक जगह अकबर घेरते हैं। और अब तो कई फिल्में भी आ गई हैं, सीरियल्स भी हैं। इनफैक्ट हमने अपने बचपन में अकबर को जाना था तो उन्हें जाना इसी से था कि एक सीरियल आता था। लेकिन वक्त बदला है और पूरे समाज की सोच भी बदली है, कई सरकारें आईं, तो अकबर को लेकर खींचतान हमेशा नई रही, होती ही रही है। अब तो आलम यह है कि कुछ लोगों ने उसे हीरो बनाया है तो कुछ लोगों ने विलन। सड़कों से, तख्तियों से, शहरों से अकबर का नाम मिटा देने की जिद भी है और अकबर का नाम इस्टेब्लिश करने की भी जिद है, जुनून है कि बादशाह अगर कोई महान थे तो अकबर थे। यूं भी अलेक्जेंडर, अकबर, अशोक, इन सब के नामों के आगे या पीछे महान लगता रहा है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो महान अकबर की नहीं होगी सिर्फ, बल्कि एक इंसान अकबर की भी है और एक राजा अकबर की भी है। ऐसे अकबर की भी है जो धर्म की गलियों को टटोलता रहा, टोहता रहा, अपने लिए सत्य की तलाश करता रहा। और ऐसा अकबर भी आपको दिखेगा जो लुंगी पहनकर बाज़ारों में निकल जाता था या कई बार वैसी गालियां देता था जैसी आप सोच भी ना सकें। मेरे साथ शाजी जमा है और पत्रकारिता में बहुत लंबा चौड़ा काम करते करते और न जाने कैसे वक्त निकाल के फिर बाद में अकबर पर पढ़ते पढ़ते और ढेरों किताब, ढेरों दस्तावेज़, ढेरों पेंटिंग से गुजरते हुए उन्होंने कई साल पहले एक नायाब किताब लिखी थी और उस पर उन्होंने महान नहीं लिखा, सिर्फ लिखा अकबर। अकबर हम सबके इंटरेस्ट का विषय रहा। पहले तो स्वागत कर दूं मैं औपचारिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो आपकी किताब पर ही बात नहीं होगी, हालांकि ये बात मुझे माननी होगी कि आपकी इस किताब में जिसमें तकरीबन 342 पेज हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, सब कुछ है, करीब करीब सब कुछ, रेफरेंसेस बहुत सारे हैं। और अक्सर पढ़ाकू नितिन को सुनने वाले लोग मुझसे कहते भी हैं कि जब आपके यहाँ कोई गेस्ट आए या कोई किताब हो जिसमें रेफरेंसेस हो तो प्लीज़ हमें लिख के दिया करें, क्योंकि इस पॉडकास्ट का उद्देश्य भी ये शाजी साहब कि हम जब बात करें तो उसमें से रेफरेंसेस निकलें, संकेत निकलें, इशारे निकलें और लोग उन्हें खुद पकड़ें और जहाँ पहुँचना हो वहाँ पहुँचें। तो निष्कर्ष तो आज भी हम नहीं निकालने वाले, लेकिन आपके ज़रिए संकेतों को पकड़ेंगे। एक तो ये जो किताब है, इसे लिखने में साल कितने लगे? मतलब मुझे लग रहा है 10-20 बरस तो लगने चाहिए। हाँ, लगभग आप समझे 20 बरस का तो अरसा था जिसमें मैं इस किताब के बारे में सोच रहा था। अकबर एक शख्सियत के तौर पर उसको तो बचपन से मैं कोशिश कर रहा था समझने की, लेकिन ये ख्याल कि इस पर किताब लिखी जाए, अकबर के जहन की गहराइयों में जाया जाए, ये तो लगभग 20 बरस का काम था। और दुनिया में जहाँ कहीं भी अकबर के बारे में कुछ था, कोई मुग़ल मिनिएचर था, कोई किताब थी, कोई पांडुलिपि थी, वहाँ मैंने जाने की कोशिश की। देश के अंदर वो इमारतें अब भी मौजूद हैं जिन्हें अकबर ने बहुत शौक़ से बनवाया, उनको देखने की कोशिश की। जो किताबें अकबर ने लिखवाईं, जो चित्र उन्होंने बनवाए, जिन लोगों ने अकबर को करीब से देखा उन्होंने अकबर के बारे में क्या लिखा, क्या कहा, वो दर्ज है। बहुत से लोग जो अकबर के करीबी थे लेकिन अकबर को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने भी लिखा। इससे एक ऐसी तस्वीर आपके सामने बनती है जो कि निष्पक्ष तस्वीर है। ज़ाहिर है अगर कोई दरबारी इतिहासकार है तो उस पर एक बाध्यता होगी कि मैं जो लिख रहा हूँ वो अकबर आज़म की नज़र से गुज़र रहा है। जैसे अकबरनामा है, विशाल, वृहद, यानी अंग्रेज़ी में जब ये पहली दफ़ा छपा तो इसके 6 खंड थे और अब दोबारा छप रहा है, नया अनुवाद आया है तो 8 खंड आ चुके हैं, अभी कई आने बाकी हैं। तो उतना विशाल, उतना वृहद कार्य जो था, एक बड़ा इतिहास था। अभी तक जुड़ रहा है उसमें। हाँ, वो दोबारा से उसके अनुवाद की ज़रूरत महसूस हुई, तो अभी पिछले कुछ वर्षों से अनुवाद होता जा रहा है और छपता जा रहा है। अभी तक हम सिर्फ 8 खंडों तक पहुँचे हैं। तो अबुल फजल जब ये लिख रहे थे तो जाहिर है उन्होंने वो लिखा जो अकबर चाहते थे कि लिखे, यानी उसका एक एक शब्द अकबर की मर्ज़ी के मुताबिक लिखा गया। तो ऐसे इतिहासकार की एक मजबूरी होती है, वो वही लिखता है जो चाहता है लिखवाने वाला। तो इस मामले में अकबर आज़म जो चाहते थे कि उनकी छवि जैसे दर्शाई जाए वैसी। लेकिन इत्तेफाक से दरबार में ऐसे लोग भी मौजूद थे, जैसे ईसाई पादरी मौजूद थे जो अकबर को ईसाई बनाने के इरादे से आए थे वहाँ। तो
उन्होंने जो अपने वरिष्ठ पादरियों को चिट्ठियां लिखी अकबर के बारे में, उसमें उन्होंने दिल खोलकर अपनी व्यथा लिखी। इत्तेफाक से अकबर के करीब एक और साहब मौजूद थे, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी थोड़ा कुंठित थे, क्योंकि वो और अबुल फजल एक ही साथ दरबार में आए थे। अबुल फजल अपने बहुत सारी वजहों से, सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि वो बादशाह के दिल के जज्बात को समझते थे, उन जज्बात को उन्होंने अल्फाज दिए। ये बड़ी खूबी थी अबुल फजल में, उनके भाई फैज़ी भी थे। तो ये अबुल फजल और मुल्ला बदायूनी एक साथ दरबार में दाखिल हुए। अबुल फजल बहुत आगे निकल गए, ये बहुत पीछे रह गए, मुल्ला बदायूनी। तो इन्होंने कुंठित होकर एक किताब लिखी, खुफिया तरीके से घर जाकर चुपचाप लिखा करते थे। तो अकबर के इल्म में बिल्कुल नहीं था कि ऐसी कोई किताब मौजूद है। तो अकबर के गुजर जाने के बाद वो किताब सामने आई और वो किताब हम तक पहुंची। तो जब आप अबुल फजल की किताब को और मुल्ला बदायूनी की किताब को, मुंतखबुत तवारीख को मिला के पढ़ते हैं और फिर उसमें वो जोड़ते हैं जो पादरियों ने देखा, फिर चित्रकला को देखते हैं जो अकबर ने जिस तरह के चित्र बनवाए, तो फिर आपकी कोशिश होती है कि शायद एक समग्र तस्वीर के पास पहुंच सकें। और फिर एक दो ऐसे वृतांत हैं जैसे दलपत विलास, कोई ऐसा उस व्यक्ति का नाम हमें नहीं मालूम जिसने लिखा, लेकिन वो अकबर को बहुत करीब से देख रहा था। और एक ऐसा वक्त आता है जब अकबर पे अजीब हालत तारी होती है जिसको कोई समझ नहीं पाता, और उस वक्त के इतिहासकार ने भी कहा ये हालत अजीब हाल है। तो उस समय अकबर जो बोल रहा है कोई समझ नहीं पाता, लेकिन उससे भी उसकी गहराई में जाएं तो उसके दिल की एक व्यथा जाहिर होती है। तो ये खूबी है अकबर के दौर की कि बहुत सारे लोगों ने अकबर को करीब से देखा, और अकबर की खूबी है कि उसने बहुत सारे लोगों को मौका दिया अपने दरबार में आने का, जिसकी वजह से वो लोग लिख पाए, अकबर को करीब से देख पाए, उसके बारे में लिख पाए, और उसमें से बेशतर वृत्तांत हम तक पहुँचे हैं। तो मुझे उनका अध्ययन करने के बाद कुछ कामयाबी हासिल हुई अकबर के जहन की गहराइयों में पहुँचने की। मुकम्मल तौर पर तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पहुँच पाएगा, इतनी गहराई थी उस शख्सियत में, लेकिन फिर भी मैंने एक कोशिश की और एक तस्वीर बनाने की और पेश करने की कोशिश की। देखिए, ये जो आपने कहा कि अकबर के तख्त के पास बैठकर भी किसी ने लिखा और अकबर से छिपकर भी किसी ने लिखा, मेरा ख्याल है कि कम ही बादशाहों को, और ये अकबर की खुशकिस्मती है, ये नसीब होता होगा कि उनके दोनों पक्ष ऐसे लिखे जाएं, और बाद में इतिहास पढ़ने वालों के लिए एक तोहफ़ा है कि उन्हें दोनों तीनों कलर मिल गए। और अकबर के मामले में ये हुआ जी। तो ये तो बाद में लोग तय कर लेंगे कि वो हीरो थे या विलन थे, लेकिन हीरो बनाकर बहुत पेश किया अकबर को, इन द सेंस जो हमने उन्हें पर्दे पर देखा, बड़े खूबसूरत, 6 फुटे, रंग और गोरा, मतलब ऋतिक रोशन याद आ जाते हैं। अब तो दिखने में कैसे थे? इजाज़त दें तो उपन्यास से एक छोटा सा टुकड़ा पढ़ूं। गेहूं से रंग के मंझौले कद के अकबर बादशाह की चमकीली काली आँखें, काली भवें, चौड़ा माथा, नाक सीधी और छोटी, नाक के बाईं तरफ एक मस्सा, कमर पतली, सीना चौड़ा और गठा हुआ बदन था, न बहुत दुबले न मोटे, लंबे हाथ पांव और बाहर की तरफ मुड़ी टांगें थीं जो घुड़सवारी के लिए बिल्कुल सही थीं। दाढ़ी नहीं रखते थे लेकिन मूछें थीं। वो बुलंद आवाज़ के मालिक थे। ये तो पता चलता है हमें। इत्तेफाक से अकबर की ढाल और अकबर का ज़ेर बख्तर, यानी जो ऊपर पहना जाता है जंग के मैदान में, ये जो किताब पर आपने जो ढाल है कवर पेज पर छापाई, उनकी ढाल है। ये अकेली ढाल है अकबर की जो इस समय हमारे देश में मौजूद है। इसमें मुझे तमाम राशियों के चिन्ह दिख रहे हैं। तमाम राशियां हैं, और उसके बाद नीचे आप देखें तो लिखा है बुलंद इकबाल शहनशाह अकबर, और राशियां तमाम हैं। ज्योतिष में विश्वास था। उनका लग्न सिंह था, मैंने आपकी किताब में पढ़ा। जी बिल्कुल। और अकबर का जो एक जिसे आर्मर कहते हैं, ज़ेर बख्तर, वो भी मुझे दिखा एक संग्रहालय में। वो कहाँ है अभी? वो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय में। ऐसे मैं बीच में टोक के पूछ रहा हूँ, फिर जब आप सब जोड़िएगा, कि अकबर से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जब आप उन्हें खोजने निकले तो कहाँ कहाँ मिली? बहुत सारे संग्रहालयों में मिली। एक मसला ये रहा कि एक तो खूबी ये थी कि अकबर ने अपने दौर में तस्वीरें बहुत बनवाई। जितना बड़ा तस्वीर खाना यानी स्टूडियो अकबर का था, उतना उनसे पहले उनके बाद किसी मुग़ल बादशाह का नहीं था। उससे फ़ायदा ये हुआ कि उस दौर की एक विजुअल हिस्ट्री, यानी अकबर अपने ज़माने को विजुअली कैसे देखते थे, कैसा चित्र चाहते थे वो कि आने वाली नस्लों के लिए छोड़ा जाए, आने वाला दौर अकबर को कैसे देखे, उनके दौर को कैसे देखे, किस तरह के चित्रों के माध्यम से देखे। तो इसलिए बड़ा तस्वीर खाना उन्होंने रखा। ये सही है कि अकबर को लिखने पढ़ने में मुश्किल आती थी, तो एक तरह से उनका झुकाव विजुअल की तरफ ज़्यादा था।
तो बेशुमार तस्वीरें बनवाई उन्होंने और पांडुलिपियों का चित्रांकन हुआ। लेकिन मुग़ल साम्राज्य जब टूटा तो ये चित्र दुनिया भर में छितरा गए। आज स्थिति ये है कि किसी एक पांडुलिपि के कुछ चित्र आपको दुनिया के एक कोने में मिलेंगे, दूसरे किसी और कोने में मिलेंगे। तो इनको जगह जगह से ढूंढ कर पढ़ना समझना ये एक बड़ा काम था। लेकिन इस पूरी खोज में एक शौक़ पैदा हुआ मुझे कि मुग़ल चित्रकला पर जितनी भी तस्वीरें दुनिया में कहीं भी छपी हैं और अलग अलग संग्रहालयों ने अपनी अपनी किताबें छापी हैं कि उनके पास क्या क्या है, उसमें मुझे मुग़ल चित्रकला के नमूने मिलते रहे। तो दुनिया में जहाँ जहाँ से भी कोई चित्रकला की तस्वीर की किताबें छपी जिसमें मुग़ल चित्रकला है, तो वो सारी किताबें धीरे धीरे करके मेरी लाइब्रेरी में जमा हो गई। तो आज मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि मुग़ल चित्रकला पर जितनी भी किताबें दुनिया में कहीं भी छपी हैं पिछले 60-70 बरस में, वो मेरे पास आपको मिलेंगी। मुग़ल चित्रकला पर भी आपकी कोई किताब आ सकती है, इसके चांस पूरे हैं। शुक्रिया। तो जो उनकी शक्ल सूरत है उसके हिसाब से लगता है कि हाँ, मैं बात माफ़ कीजिएगा, मैं बात पूरी कर लूँ जहाँ से बात शुरू। हाँ, मैंने वहीं जोड़ने का प्रयास कर रहा था। तो उसको अगर आप देखें तो अकबर बचपन से लेकर बुजुर्गी तक कैसा दिखता था ये आपको दिखेगा। और यकीनी तौर पर एक बहुत ही खुशशक्ल इंसान था वो। इसमें आपको के आसिफ की दाद देनी पड़ेगी कास्टिंग की, कि जब के आसिफ ने सोचा कि मुझे एक बुज़ुर्ग अकबर की तलाश है तो वो कैसा होना चाहिए। यकीनी तौर पर के आसिफ ने बहुत सारे चित्रकला का मुआयना किया होगा, तभी जाकर उनको अकबर के बुजुर्गी की, बुढ़ापे की एक तस्वीर मिली। और फिर उन्होंने सोचा होगा कि आज के दौर में कौन सा ऐसा कलाकार है जो उसको निभा सकता है। आपको मैं वो दिखा सकता हूँ कि वो चित्र ये है अकबर के बुजुर्गी का चित्र। वाह। और आप देखेंगे कि पृथ्वीराज कपूर से कितनी समानता। इसको देखने के बाद कि आसिफ ने सोचा होगा कि कौन सा शख्स है जो ऐसा दिखता होगा बुढ़ापे में। उनको लगा कि पृथ्वीराज कपूर ही ये बन सकते हैं, ये खूबी थी। तो बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक अलग अलग दौर की उनकी दौर जो हमारे सुनने वाले हैं उन्हें बता दूं कि ये इरफान हबीब साहब की किताब है, ऑक्सफोर्ड से छपी है। उसका नाम है अकबर एंड हिज इंडिया। और इसके कवर पेज पर ये किताब है जिसमें अकबर जो हैं बहुत सादा सा सिर पर क्या कहेंगे, दस्तार कहा जाएगा जी, पगड़ी को दस्तार पहने हैं और नीचे की तरफ देख रहे हैं, विचार मग्न। और क्या खूबसूरत है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल पड़ोस के किसी काका की तस्वीर है। बिल्कुल। तो ये मेरा ख्याल है कि अकबर या सलीम अनारकली, उनसे जुड़ी जितनी भी कहानियाँ हैं जिस पर मुझे यकीन आप सवाल पूछेंगे, तो उस पर बनी कोई फिल्म, कोई सीरियल, कोई नाटक नाकाम नहीं हुआ। वो प्रभाव है जनमानस पर इस शख्सियत का। वो कहानियाँ चाहे सच्ची हों या सच्ची ना हों, लेकिन उस पर बनी कोई भी फिल्म नाकाम नहीं हुई। 500-550 साल हो गए, मतलब करीब। तो 1556 से शासन शुरू हुआ उनका, 1605 तक शासन था। तो यकीनी तौर पर वो ये विवाद का विषय होगा कि वो ऋतिक रोशन ज़्यादा खूबसूरत थे, वो ज़्यादा खूबसूरत थे। तो ये मैं कह नहीं सकता क्योंकि दोनों का आमने सामने आप मुआयना नहीं कर सकते। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने दौर का बहुत ही खुशशक्ल इंसान था। मूड कैसा रहता था अमूमन? मैंने सुना कि अफीम के नशे में बहुत धुत रहा करते थे, या फिर तब ये बड़ा आम था? देखिए, मूड ऐसा था कि हर तरह की महफिल का आनंद लिया करते थे। शायरों के बीच शायरी का आनंद लिया करते थे। कई बार पुराने किस्से सुनाया करते थे, सुना भी करते थे। तो अच्छे लोगों की महफिल उन्हें पसंद थी। गुस्सा बहुत जल्दी आता था, गुस्सा बहुत जल्दी शांत भी हो जाया करता था। तो ये तो है। यकीनी तौर पर ये प्रामाणिक तौर पे कह सकता हूँ कि एक बार सूरत की फ़तह के बाद की शायद बात होगी, गुजरात की फ़तह के बाद की बात होगी कि महफिल चल रही थी। ऐसा लगता है कि उसमें शराब पी थी इन लोगों ने, और उसमें एक किस्सा सुनाते हैं लोग कि कुछ राजपूत मौजूद हैं, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ वीरता की ऐसी मिसालें दी जाती हैं कि कोई व्यक्ति भाला लेकर खड़ा हो जाता है और सामने से एक राजपूत भागता हुआ आता है और भाला सीने के आर पार हो जाता है। तो अकबर आज़म ने कहा, उनको जोश आ गया और शायद नशे की हालत में ऐसा हुआ कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, तो हम भी कर लेंगे। तो उन्होंने भाला दीवार से टिकाया और अपने सीने पर इधर लगाया और कहा कि अब हम भी कर लेते हैं। राजा मान सिंह को उस समय ये ख्याल आया कि कितना घातक हो सकता है मान सिंह। हाँ, तो उन्होंने फौरन फूफा थे अकबर। जी बिल्कुल। और
बिल्कुल मान सिंह के फूफा थे अकबर, और मान सिंह को अकबर इतना मानते थे कि उनको फर्जंद यानी बेटा कहा करते थे। तो वो खूब, तो मान सिंह ने उस दिन भाला अपने हाथ से गिरा दिया। तो ये एक वारदात हुई। फूफा जी ये मत कीजिए, बुआ जी को क्या जवाब दूंगा। तो कुछ लंगड़ा कर चलते थे, एक लंगड़ाहट थी? ऐसा नहीं लगता मुझे, ऐसा नहीं लगता मुझे, क्योंकि शारीरिक तौर पर बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि बहुत ताकत थी उनमें, शक्ति बहुत थी, इसीलिए उस दौर में भी उनको महाबली कहा जाता था और अच्छा, बलशाली माना जाता था। शाजी साहब, आपने उनके बख्तर वगैरह को देखा है और मैंने ये सुना पढ़ा भी कि आपने काफ़ी कोशिश की फिर पता करने की कि उनकी हाइट क्या रही होगी उस समय, है ना? और आपसे खूब पूछा जाता है डील डॉल उनका, क्या निकला उसमें? वो मैंने जो उनका बख्तर है, हाँ, उसको मैंने ऑक्सफोर्ड में, हमारे कोई दोस्त हैं डॉक्टर्स हैं, उनके पास भेजा। तो उसके आधार पर पता चला कि मझौला कद था उनका। मझौला बोलते हैं तो क्या हाइट होती है? देखिए, एक तो ये कि पिछले 300-400 बरस में मानव प्रजाति की जो हाइट है वो कद बढ़ा है। तो उस ज़माने के हिसाब से मझौला माना जाएगा, आज के हिसाब से मझौले से कम माना जाएगा थोड़ा। 5.5 फुट तो रही होंगे ये कहना मुश्किल होगा बिल्कुल, क्योंकि बाकायदा नापना मुश्किल था, लेकिन एक टुकड़ा चूँकि ज़ेर बख्तर का मौजूद था, उससे अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। और कोई चीज़ मेरे पास मौजूद नहीं थी जिससे मैं वाकई किसी नतीजे पर पहुँचूँ, लेकिन इत्तेफाक से वो ज़ेर बख्तर मौजूद था जिसे वो पहनते थे अपने जिस्म पे जब जंग में जाते थे। तो उससे अंदाज़ा लगाया कि हाँ, वाकई मंझौले कद के थे, लेकिन बहुत बलशाली थे, इसमें कोई शक नहीं है। यानी मस्त हाथी पर सवार हो जाना और एक हाथी पर सवार होकर दूसरे हाथी को दौड़ा देना, ये उनके लिए बहुत आसान था। मतलब उस तरह का पराक्रम लोगों ने अकबर में देखा था। जो दिनचर्या है किसी बादशाह की, सबकी ज़्यादातर अलग अलग होती है। जैसे मेरा ख्याल है औरंगज़ेब ने अपनी उम्र का जो आखिरी हिस्सा है वो दक्कन में बिताया और लगभग लड़ते हुए या लड़ने की योजना बनाते हुए बिताया। अकबर का शासन उनकी तुलना में ज़्यादा शांत भी था और ऐसा लगता है पढ़ने से कि वो काफ़ी समय प्रशासन में उन्होंने दिया है। फिर भी आपने जितना पढ़ा लिखा देखा, उनकी दिनचर्या क्या थी सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक? आज यकीन नहीं होता इस बात पे, लेकिन ऐसा लगता है कि आधे से थोड़ा कम ज़िंदगी उनकी रास्ते में गुजरी, मतलब चलते हुए। और लश्कर चलता था, पूरा एक शहर चलता था, समझिए हर रोज़ कहीं ना कहीं खेमा लगता था। जब एक जगह खेमा लगता था, दूसरी जगह खेमे के लिए सामान भेज दिया जाता था। तो पूरा शहर हर रात, समझिए कि हर रात एक पूरा शहर बसता था, फिर उजड़ता था, फिर नया शहर बसता था। तो एक ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा चलते हुए गुजारा। उसी में शिकार भी, जंग भी, प्रशासन का काम भी, साहित्यकारों और संगीतकारों के साथ महफिलें भी, ये सब उसी का हिस्सा था। तो अगर आप हुमायूं के साथ तो मेरा ख्याल है लाइब्रेरी चलती थी, जिसकी वजह से वो लाइब्रेरी एक बार जंग में ले गए थे हुमायूं, और उसमें वो 2 ऊँट थे, वो शायद गायब हो गए, जंग में काफ़ी नुकसान हुआ उनको लाइब्रेरी ले जाने का। तो लेकिन अकबर के साथ तो पूरा लश्कर चलता, पूरा शहर चलता था, समझिए। आपका परिवार, आपके सिपह सालार, आपके हज़ारों, तो यकीनी तौर पर अगर लड़ने ना जा रहे हों तो बेगम होती होंगी। जी बिल्कुल होती हैं। और जब वो खेमा एक जगह लगता था तो यकीनी तौर पर वो एक पूरे शहर से कम नहीं होता था। आपका खेमा, आपके रिश्तेदारों का खेमा, करीबी लोगों का खेमा, दरबारियों का खेमा, आपके लिए काम करने वालों का खेमा, आपके पीछे जो बाज़ार है उसका खेमा, आपके अस्तबल, बाज़ार बिल्कुल बाज़ार लगते थे, और आपके पीछे और फिर परचून की दुकानें साथ चलती थी। यकीनी तौर पर कारोबारी तो चलते थे, बिल्कुल, तो सारी दुकानें साथ चलती थी। फिर बड़ी तादाद में जो हाथी, घोड़े, वो सब उनका अस्तबल, तो हर, आप समझिए कि, और उसके बीच में बहुत ऊंचा एक आकाश दिया जिसका जिक्र इस उपन्यास में बार-बार। आकाश दिया जब हम बोलते हैं तो वो क्या कोई प्रकाश स्तंभ है जी, जैसा मंदिरों में दक्षिणा मिलता है? बहुत ऊपर, बिल्कुल एक बहुत ऊंचा, एक ऊंची रस्सी तानी जाती थी जिस पे आग जलती रहती थी, मशाल जलती रहती थी, ताकि दूर दूर तक नजर आए कि बादशाह सलामत यहाँ मौजूद हैं। और एक नौबत बजती थी, यानी नक्कार खाना साथ चलता था। तो दिन में कई दफ़ा नक्कार खाने से आवाज़ आती थी, संगीत दूर दूर तक सुनाई देता था लोगों को। कुल मिला के देखें तो ये चीज़ें सिर्फ आनंद के लिए नहीं थी, ये इससे आपके प्रताप का प्रसार होता है कि आप यहाँ मौजूद हैं, लोग जानें
कि बादशाह सलामत का खेमा यहाँ लगा हुआ है। जहाँ बादशाह वहाँ राजधानी, पता चले कि राजधानी साथ चल रही है। हाँ बिल्कुल, जहाँ बादशाह वहाँ राजधानी यहाँ है। हाँ, ये आपने बहुत सही कहा। उस काल में राजधानी एक जगह स्थायी नहीं होती थी, जहाँ बादशाह है वहाँ राजधानी है। तो दिनचर्या ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा काम होता था, बहुत ज़्यादा सफ़र होता था, और उसी में शिकार भी है, जंग भी है, संगीत की महफिलें भी हैं। तो यकीनी तौर पर बहुत ही व्यस्त जीवन वो गुजारा करते थे। और जो अभी कह रहे थे आप, तो मेरे जहन में आया कि केवल मनोरंजन के लिए नहीं था, बल्कि वो ज़रूरी भी था। कुछ अकबर ने अपने वक्त में कुछ कस्टम्स में तब्दीली की थी क्या? मतलब जैसे दरबार की जो तमीज़ तहजीब होती है, उठने बैठने की, खाने की, मेरा ख्याल है बाबर के समय तो शायद उतना सोफिस्टिकेशन नहीं आया था, क्योंकि बाबर तो आधी ज़िंदगी, क्या पूरी ही ज़िंदगी ऐसे निकली कि लड़ना है, तंबू में रहना है, उन्हीं साथियों के साथ खाना है, उन्हीं पर हुक्म चलाना, उन्हीं के साथ लड़ना है। अकबर के समय सोफिस्टिकेशन आ गया था। उसमें एक चीज़ आपके पिछले सवाल से और इस सवाल से जुड़ती हुई चीज़ है कि तानसेन जो कि बहुत करीबी थे अकबर के, उन्होंने अकबर को बहुत करीब से देखा, तो उन्होंने एक जगह लिखा, और ये समझिए कि इससे आपको अकबर की शख्सियत के बारे में अंदाज़ा होगा कि कितना उसमें कितनी ऊर्जा थी। और एक ऊर्जा, बेचैनी और उतावलापन, सब कुछ अगर एक साथ हो तो वो बादशाह बहुत तेज़ी से बहुत सारे परिवर्तन करने की कोशिश करता है। उस पर तानसेन ने सलाह दी कि धीरे 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 मन, धीरे ही सब कछु होए, धीरे राज, धीरे काज, धीरे योग, धीरे ध्यान, धीरे सुख समाज जोए, धीरे तीर्थ, धीरे व्रत संयम, धीरे ही करे सत्संग, साधुन में बैठ मन को धीरे राखोए। तानसेन कहें सुनो सा अकबर, ऐती बड़ी बादशाही धीरे ही ते पाई सोए। तो वो एक बहुत खूबी थी अकबर में कि जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है अपने बुजुर्गों से, ये जो धाराएं, जो विचार आपको प्राप्त हुए, उस पर वो पुनर्विचार करता था। और बहुत साफ साफ उस दौर में कहा कि अक्ल और नकल में फ़र्क है, हर चीज़ को अक्ल के मापदंड पे तोलो। नकल वो है जो आप सुनते आए हैं, ये जो होता आया है, जैसा होता आया है यथावत, वो नकल है, आप उसका पालन करते हैं। अक्ल ये है कि आप नए सिरे से उस पर विचार करें, क्या मुनासिब है। तो जो कुछ भी उसके चारों तरफ हो रहा था, उसमें दरबारी अदब आदाब, उठने बैठने के तरीके, मिसाल के तौर पर जो जामा पहना जाता था, जो कपड़ा था, उसकी लंबाई अकबर ने थोड़ी कम की, उसको और ऊंचा कर दिया, और ऊंचा कर दिया। वजह, क्योंकि ये माना जाता है कि वजह ये थी कि उनके पिता हुमायूं जो हैं, अपने कपड़े में पाँव फंसा और तब वो सीढ़ी से गिरे और दुनिया से चले गए। हाँ, जो यहाँ दिल्ली में। तो उसने जहाँ जहाँ भी देखा, चाहे भाषा हो, सर पे जो पगड़ी थी उसको उसने नाम दिया शीश शोभा। पगड़ी छोटी भी कर दी थी, पगड़ी छोटी, थोड़ा लंबी थी, और बिल्कुल हाँ, ये बहुत छोटी पगड़ी थी। और कहा जाता है कि संभव है कि ये पगड़ी उसने अकबर ने राजपूताने से ली हो। हाँ, ये नाम भी देखिए, शीश शोभा। तो इस तरह से चाहे भाषा हो, चाहे उठने बैठने के तरीक़े हों, चाहे युद्ध कला हो, चाहे हाथी को काबू में करने के तरीक़े हों, वो सदा उसमें परिवर्तन कुछ ना कुछ करता रहता था। चाहे संगीत हो, लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा संगीतकार था, ब्रजभाषा का बहुत अच्छा कवि तो था ही, इसमें कोई शक नहीं। हमें बहुत सारे दोहे हम तक पहुँचे अकबर के लिखे हुए। कहते हैं कि बादशाह तो अनपढ़ थे। हाँ, ये एक बड़ी विचित्र बात है कि अगर आज वो होते तो उनको डिस्लेक्सिक कहा जाता। मतलब आप उन्हें बिना पढ़ा लिखा या अनपढ़ नहीं कह सकते थे, क्योंकि हर रोज़ रात को काफ़ी वक्त गुजारते थे, उनको किताबें पढ़ के सुनाई जाती थी। किस्सा ख्वां, आपने शब्द बताया, किस्सा ख्वां होते थे, जो किस्सा ख्वां होते थे वो सुनाया करते थे। लेकिन अच्छा, ये और बता दूं आपको कि हर शहजादे को सुलेख, कैलीग्राफी सिखाई जाती थी, और बहुत उम्दा सुलेख होता था, बहुत अच्छा। आप अगर देखेंगे तो आप दाद देंगे कि वाह क्या। तो ये शहजादे के लिए खूबी मानी जाती थी कि भाषा और लिखाई बहुत उत्तम होनी चाहिए। अकबर की एक दो लिखाई के नमूने मौजूद हैं। तो अच्छा। हाँ, तो अनपढ़ नहीं था, लेकिन उसको लिखने में मुश्किल होती थी। अच्छा। मैंने जब उसका मुआयना किया, जो उसने लिखा था, तो ऐसा लगता था कि कोई तोड़ तोड़ के लिख रहा है, यानी उसको लिखना आता है लेकिन लिखने में तकलीफ होती है। तो इसलिए अकबर ने लिखा ज़्यादा नहीं होगा और पढ़ा भी कम, लेकिन सुनते थे बहुत।
बहुत किताबें, हर रोज़ रात को किताबें उन्हें सुनाई जाती थी। ऐसे लोग आजकल पॉडकास्ट यूट्यूब भी सुनते देखते हैं। हाँ बिल्कुल, यानी उस दौर में होते वो तो यकीनी तौर पर उनका एक चैनल होता यूट्यूब पे। वो पॉडकास्ट यूट्यूब करते। हाँ बिल्कुल। किताब थोड़ा पढ़ना लिखना कम था। हाँ, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि उस वक्त शायद कोई पकड़ ना पाया हो कि उन्हें कोई इस तरह की बीमारी है कि लिखने पढ़ने में तकलीफ हो रही है। सुनते बहुत थे। हर रात अपने जो दादा थे उनके बाबर, उनका लिखा हुआ सुनते थे। बाबर उन जो किताबें उन्हें बहुत पसंद थी, उसमें बाबरनामा बहुत पसंद थी। एक किताब और थी अखलाक नासिरी। वो किताब बहुत उम्दा किताब है, उस दौर की बहुत ही प्रामाणिक किताब है। शिष्टाचार पे, अदब आदाब पर, एक पिता के क्या फ़र्ज़ हैं, प्रजा का क्या फ़र्ज़ है, बच्चों का क्या फ़र्ज़ है, उठने बैठने के तरीक़े क्या होने चाहिए, महफ़िलों में कैसे पेश आएँ, वो सारी खूबियाँ उस किताब में थी। वो अकबर को सुनाई जाती थी। वो अकबर को बहुत पसंद थी वो किताब, अखलाक नासिरी। जो रात को सुनते थे बैठकर। रात को सुनते थे यकीनी तौर पर। तो बहुत वक्त उनका इन चीज़ों में जाता था। तो ऐसा मेरा अंदाज़ा है कि कम सोते थे और काम बहुत ज़्यादा था यकीनी तौर पर। ये जो आज के ज़माने में हमारे मन में छवि है कि वो नाच रंग में डूबे रहते थे, तो वो नाच रंग ज़िंदगी का बहुत छोटा सा हिस्सा था। बहुत मुश्किल ज़िंदगी थी, बहुत सोचना पड़ता था, तमाम तरह के ख़तरों के प्रति सजग रहना पड़ता था। साम्राज्य को बचाएं, बढ़ाएं, इसके बारे में लगातार सोचना पड़ता था, कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता था। एक टीम को मैनेज करना वो अपने आप में आसान काम नहीं था, लेकिन ये खूबी थी अकबर में कि अपने दौर के बेहतरीन लोग, चाहे तानसेन हो, राजा टोडरमल हो, राजा मान सिंह हो, बीरबल हो, इन सबको एक साथ एक दरबार में लाना। यानी अगर कोई उस ज़माने में HR सर्वे होता तो बेस्ट प्लेस टू वर्क माना जाता उनके दरबार को। और लोगों की परख अच्छी थी, बहुत अच्छी परख थी बिल्कुल। उसको मैंने एक दफ़ा अपनी क्लास में अपने उस्ताद, हमारे टीचर मोहम्मद अमीन साहब, उनसे पूछा था कि अगर रिक्रूटमेंट बादशाह ही करते थे सब कुछ, अगर जो किसी की बहाली है अगर बादशाह करते थे, किसको मनसबदार बनाना है किसको नहीं बनाना है, तो तय कैसे था, मापदंड क्या थे? तो उन्होंने कहा कि ये माना जाता था कि बादशाह के पास एक नज़र है मर्दुम शनासी की। मर्दुम मतलब इंसान को पहचानने की समझ है, मर्दुम शनासी की। तो वो खूबी अकबर में थी कि वो देखकर लोगों को पहचान लिया करते थे। तो ये हर लीडर में ये खूबी होती है, हर कामयाब लीडर में होनी चाहिए ये खूबी। सच बात है। अच्छा, वैसे तो मैं और भी पूछूंगा, लेकिन पहले एक बता दूं, सूचना दे दूं कि जब आपके आने की बात तय हुई तो हमने अपने सुनने वालों को बताया कि आपको दावत दी गई है और अकबर पर बात होगी। तो सवाल बहुत सारे आए और कसम से बता रहा हूँ आपको मैं, सवाल इतने सारे हैं, और क्योंकि 2 तो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे, टेलीग्राम चैनल है, तो मेरे लिए छांटने बड़े मुश्किल है। तो अभी बात करते करते जो कुछ सवाल निकलेंगे, जैसे निकलेंगे मैं पूछता जाऊँगा, आप जरूर बताते जाइएगा। थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है कि हमने जो बात पहले कर ली सवाल बाद में आ गया। ज़रूर। लेकिन अभी जो आप कह रहे हैं उससे मेरे जहन में कुछ सवाल हैं। हाँ, अकबर दिल्ली में भी रहते थे, आगरा में भी रहते थे। उस वक्त राजधानी वैसे उनकी क्या थी, आगरा? देखिए, वैसे तो जो हमने थोड़ी देर पहले बात की कि जहाँ बादशाह वहाँ राजधानी हो गई, तो काफ़ी वक्त आगरा में गुजारा, लाहौर में काफ़ी वक्त गुजारा। लाहौर में वक्त गुजारने की वजह थी, अगर उनको लगता था कि साम्राज्य के बाहर से कोई ख़तरा है तो लाहौर के पास हिंदुस्तान का दरवाज़ा उस वक्त सिंध, जी बिल्कुल, काबुल कंधार माना जाता था। वो सब थे। तो काबुल कंधार जो है माना जाता था कि 2 दरवाजे हैं साम्राज्य के अंदर आने के। तो ऐसा ख़तरा होता था तो उस तरफ जाते थे। जो कि इस उपन्यास में भी आपको जो मैंने लिखा है, आपको लगेगा कि कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती थी। आपको लगेगा कि बादशाह अकबर शिकार कर रहे हैं कहीं, वो बज़ाहिर शिकार होगा, लेकिन सही मायने में वो युद्ध प्रदर्शन, वो एक तरह से युद्ध अभ्यास था। जैसे आजकल कई देशों की सेनाएं मिलकर युद्ध अभ्यास करती हैं। जी बिल्कुल, तो ये युद्ध अभ्यास था ये, और ये एक अपनी ताकत को दिखाने का तरीका था। तो जहाँ से ये उपन्यास या ये किताब शुरू होती है कि लगभग 50,000 लोग मिलकर एक शिकार कर रहे हैं। 50,000 फौजी मिलकर शिकार कर रहे हैं, और ये बिल्कुल सरहद पे हो रहा है। और सरहद मिलती है अकबर के सौतेले भाई के सल्तनत से, जहाँ से खतरा था। तो ये शिकार नहीं था, ये कहने को शिकार था। ये सही माने में एक शक्ति का प्रदर्शन तो बरसों से ही चला आ रहा जी। तो कि जापान के समंदर में युद्धाभ्यास करो, थ्रेट दो। तो ये शिकार की शक्ल में तब युद्धाभ्यास होते थे, ये सब करते थे जी। लेकिन मैं पूछ रहा था कि लाहौर और आगरा में तब रहते थे। मैंने जिक्र पाया
कि उनसे मिलना आसान था, आम लोगों का भी, हर रोज अक्सर मार्केट में भी दिख जाते थे। आप ये समझिए कि एक तो हर रोज चंद दिनों की बीमारी को छोड़कर 50 बरस हर रोज वो झरोखे पे होते थे अपने सुबह, वाह, ताकि हर आम इंसान देख ले बादशाह को। दिनचर्या का हिस्सा है। वो दिनचर्या का वो अनिवार्य था, दिन शुरू होता था झरोखा दर्शन से। उसके बाद फिर लोगों से मिलने का सिलसिला और व्यापक संपर्क और सत्संग हर तरह के लोगों से, मतलब आम लोगों से भी, और आम लोगों के बीच कई बार भेष बदल के जाया करते थे। ये भी पता चला है, इसका भी सबूत मिलता है कि भेष बदल के चले आते हैं, जिसमें एक बार किसी ने पहचान लिया। तो किसने पहचान लिया तो इन्होंने ऐसी भाव भंगिमा बनाई कि लोगों ने कहा नहीं बादशाह ऐसा नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। एक्टर अच्छे थे, अच्छे एक्टर थे, बहुमुखी प्रतिभा थी कुल मिला के अगर आप देखें तो फिर तो ये सच ही मालूम पड़ता है कि जब हुमायूं ने उनकी कुंडली बनवाई अलग अलग विद्वानों से, जैसा आपकी किताब भी बताती है, तो वो यही कहती है कुंडलियाँ उनकी कि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी होंगे। शुरू में मुझे लगा कि बादशाह को खुश करने के लिए लोगों ने कहा होगा कि जी आपके वारिस जो हैं बड़े शानदार निकलेंगे। इनफैक्ट आप ही ने लिखा भी कि कुछ लोग उस वक्त के बताते हैं कि हुमायूं तंबू में बंद होकर कई दफ़े नाचे ये देखकर कि कुंडली इतनी शानदार है, और ये भी कहा कि कुछ मायनों में तैमूर से भी बेहतर उनकी कुंडली नजर आती है। बिल्कुल। लेकिन अकबर के जीवन से लगता है कि उस वक्त के ज्योतिष ठीक ठाक थे। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो उस ज़माने में ज्योतिष पे बहुत विश्वास था। दूसरा, मुझे नहीं लगता कि किसी भी ज्योतिषी की हिम्मत थी कि बादशाह के बेटे की खराब कुंडली बनाए। तो ये भी आप इससे भी इनकार नहीं कर अकबर ने जान बचा ली ज्योतिषियों की। मतलब जान तो क्या, हुमायूं के सामने अकबर मेरा ख्याल है 4-5 साल के रहे होंगे जब वो गुजर गए। हाँ, नहीं, अकबर आप समझिए कि 14 बरस के 14 के थे अकबर 14 बरस के हुए जब बादशाह बने। हुमायूं की मौत हुई तो हाँ। अकबर 14 बरस के थे। अच्छा, लेकिन इस बीच जो बैरम खान का वक्त है, हाँ, वो कितना? वो लगभग 5 बरस का वक्त अच्छा, है। बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं हाँ, है। 5 बरस में ही अकबर ने समझ लिया कि शासन की बागडोर खुद उनके हाथ में होनी चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस वक्त भी जो महिलाओं का हस्तक्षेप था, यानी कहें कि हरम का हस्तक्षेप था, वो ठीक ठाक था। बाद में भी रहा, औरंगज़ेब के समय तक भी रहा, शाहजहाँ में भी रहा। मेरा ख्याल है आपने भी लिखा और कई जगह मैंने भी पढ़ा कि ये सलाह महामनगा ने दी थी अकबर को कि अब अपने हाथ में ले लो, नहीं तो मामला फिर ख़राब ही हो जाएगा। बैरम खान थोड़ा सा गड़बड़ होने लगे थे। लेकिन इसमें जो गौरतलब है वो ये कि अकबर ने चाहे महामंगा के सलाह पे काम किया हो, लेकिन ये अकबर की अपने दिल की छुपी हुई ख्वाहिश भी रही होगी। और उसके बाद जो महामंगा और उनके ख़ानदान का जो रुतबा था उसको भी कम करना बहुत ज़रूरी हो गया था। यानी वो भी एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर उभरे थे। तो सबको करेक्ट करना। उसके बाद आप ये समझें कि अगली बारी उनकी थी। अगली बारी एक बहुत ही एक ऐसा वाक़या हुआ जहाँ की आप जिस गाली का जिक्र कर रहे थे, अकबर को मजबूर होकर एक गाली देनी पड़ी। जब अकबर के दीवान खाने में, यानी जहाँ वो सोए हुए थे उसके थोड़ी दूरी पर एक कत्ल हो गया। मैं दो शब्द समझा दूं कि जो जिन्होंने अकबर को दूध पिलाया बचपन में वो अंगा हुई। जी हाँ, जैसे बीबी रूपा और कई थी जो भी पिलाती थी उनको अंगा कहा जाता था। जीजी अंगा थी, बीबी रूपा थी, कई महिलाएं थी। इनमें हिंदू महिलाएं भी हैं। जी बिल्कुल है। तो इनका रुतबा बहुत बड़ा था। इनकी बादशाह पूरी ज़िंदगी इज्जत करते थे, बहुत ज़्यादा, माँ ही मानते थे, बिल्कुल माँ के बराबर। तो इनके पति अतका कहे जाते थे। अच्छा, हाँ, अंगा के जो पति होंगे वो अतका हैं। अतका का भी रुतबा बड़ा होता था, उनको बड़ी बड़ी मनसबें मिलती थी, बड़े बड़े ओहदे मिलते थे, और उनका जो बच्चा होता था वो कोका होता था। अच्छा, वो एक तरह से वो भाई हो गया जिसने उसी माँ का दूध पिया। हाँ, तो अब हुआ ये कि दो ऐसे परिवारों के बीच अगर संघर्ष हो जाए जिनसे आपका दूध का रिश्ता है, हाँ, तो क्या होगा। यानी एक खानदान के कोका ने दूसरे खानदान के अतगा को मार दिया। अच्छा, यानी अधम खां कोका ने शमसुद्दीन अदगा खां का कत्ल कर दिया। दोनों तरफ दूध के रिश्ते, दूध के रिश्ते से एक भाई है, उसने दूध के रिश्ते से एक पिता है,
दो अलग परिवार हैं और कत्ल हो गया। और क्या कमाल है, मतलब कि अंदर वहीं बिल्कुल वहीं राज प्रासाद में ही ये वहीं सब पर ये हुआ। और वो बिल्कुल उस जमाने की एक तस्वीर है। और जितना मैंने अध्ययन किया, शायद वो अकेली तस्वीर है जिसमें अकबर ऊपर से कुछ नहीं पहना, यानी शरीर के ऊपर के जो एक झीना सा कपड़ा पहना हुआ है, जिससे लगता है कि, और एक लुंगी से पहन कर आ गए, जिससे लगता है कि बहुत अफरा तफरी में अचानक बाहर आए हैं। अच्छा जी। फिर भी सर पर दस्तार है, सर पे पगड़ी और वो मौजूद है, लेकिन बहुत जल्दबाजी में बाहर आए हैं। और ये वही वक्त है जब ये अदम खान ने ये कत्ल किया। और उस वक्त जो देखते हैं हुआ, ये कहाँ घटा है इवेंट? ये आगरा का है। आगरा के किले में। लेकिन दोनों दफनाए गए दिल्ली में। दोनों शायद आस्था रही होगी या दोनों की ख्वाहिश रही होगी। एक को दफनाया गया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास, और एक को महरौली में। अच्छा। तो और ये दोनों अकबर के बहुत करीबी थे जी। तो जिसने मारा, यानी आदम खान कोका ने, उनको अकबर ने फ़ौरन ही छत से 2 बार फेंकवाया, और वो उनका वहीं अंत हो गया, महामंगा के बेटे का। तो उससे महामंगा इतने सदमे में चली गई, कुछ दिन बाद वो भी दुनिया से चली गई। तो महामंगा के परिवार का जो प्रभाव है वो इस तरह से समाप्त हो गया। तो बैरम खान का प्रभाव समाप्त हुआ, इनका समाप्त हुआ। और उसके बाद कुछ दिन बाद शमसुद्दीन अतका खान, यानी जिनकी हत्या हुई, जिनका खून हुआ, और वो भी बहुत प्रभावशाली परिवार था, उनके परिवार के लोगों को भी दूर दूर तैनात कर दिया गया, यानी उनका प्रभाव भी एक तरह से कम करने की कोशिश हुई। तो अकबर की आप ये देखेंगे कि लगातार कोशिश थी कि शक्ति का स्रोत केवल एक होना चाहिए, वो है शहंशाह। उसके अलावा कोई किसी की जगह नहीं। बाकी वो अच्छे मनसबदार हैं, वो बादशाह पर निर्भर हैं, बादशाह के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, बादशाह उनकी इज्जत करेंगे, उन्हें ओहदे देंगे, लेकिन वो बादशाहत में हिस्सेदार नहीं है। और बाहर ये मैसेज भी नहीं जाना चाहिए कि बादशाह किसी की सलाह से ही चलते हैं केवल। जी बिल्कुल। मतलब ये तो जाए कि सलाह लेते हैं, हाँ। सलाह से चलते हैं ना जाए। बिल्कुल। बल्कि आप ये एक छोटा सा टुकड़ा अखलाक नासरी से है, जिससे अंदाज़ा होता है कि बादशाह कैसे सोचते थे। अखलाक नासरी का एक टुकड़ा है जो किताब अकबर को बहुत पसंद थी, और इसे आप सुने और अपनी ज़िंदगी में भी आप इसका पालन कर सकते हैं। बादशाह को चाहिए कि वो अपने राज दिल में ही रखे, ताकि जब चाहे अपना ख्याल बदल भी ले, और ये बदकिस्मती भी सर पर ना आए कि ख्याल बदलते दिख जाएं। इससे ज़्यादा ये कि अगर दुश्मन को बादशाहों के इरादों का पता चल गया तो चौकन्ना हो जाएगा। राज भी रखना और अक्लमंदों से सलाह भी लेना, ये दोनों काम एक साथ इसी तरह हो सकते हैं। सिर्फ ऐसे लोगों से सलाह लेनी चाहिए जो रुतबे, इज्जत, समझ और तदबीर वाले हों, और जो अपनी राय सबके सामने बयान न करें। इस तरह की बहुत सारी सलाह अखलाक नासरी में है, जिसका यकीनी तौर पर अकबर पालन किया। इसके लेखक कौन थे? कौन चाणक्य हैं ये तूसी थे। तूसी हाँ। तो वो बहुत बड़ी, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ आपसे ताकि कोई नोट लेना चाहे तो ज़रूर ले लें। बिल्कुल। तो वैसे तो हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ थीं, लेकिन जन्म उनका हुआ भागा दौड़ी में बड़ी उमरकोट में, सिंध में। और मेरा ख्याल है राजा छत्रसाल के यहाँ। राजा का नाम है राणा प्रसाद। आपने अपनी किताब में नाम लिखा है। तो जो शुरुआती 5-6 साल हैं अकबर के, वो राजपूतों के यहाँ बीते हैं जी। वहीं होली दिवाली करते हुए बीते हैं। तो जो बाद के अकबर हैं, जो अपने यहाँ होली दिवाली होने देते हैं, कृष्ण की पूजा भी चलने देते हैं, और अंततः जो हम सवाल करेंगे दीन इलाही पर भी, वो भी एक नई तरह का धर्म है जो लगता है कि कुछ धर्मों का मिक्स है। कॉकटेल तो नहीं कहूँगा कुछ मिक्स है। तो क्या इसके पीछे राजपूतों की या हिंदुओं की संगत भी है? जो शुरुआती वो वक्त बीता उनका, तो बाद में वो काफ़ी मतलब हम्बल दिखते हैं इस कल्चर के प्रति। जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि अकबर का जो सत्संग था वो बहुत ही व्यापक था, और दिमाग बहुत खुला हुआ था। हर धारा के लोगों को एक मंच पर लाना कि वो आपस में बात करें, और अकबर खुद उनको समझे, उनसे बात करें। दोनों चीज़ें अकबर की नज़र में बहुत अहम थी, कि अकबर समझें उन धाराओं को, धार्मिक धाराओं को, और ये धार्मिक धाराएं आपस में एक दूसरे को समझें। अकबर को लगता था कि एक समाज जिसमें सामंजस्य हो। अभी तो मैं कल्चर की बात कर रहा हूँ।
जी, वो अलग से करेंगे धर्म वाले। तो फिर से पूछें आप क्या? मैं ये पूछ रहा था कि चूंकि उनके 5-6 साल शुरुआत के, उनका जन्म भी, अच्छा और जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं कि ये वो दौर है जब हुमायूं को शेर शाह सूरी ने, जिन्हें शेर खां भी कहा जाता है, हरा दिया। और हुमायूं अब एक भागदौड़ में हैं, फिर से हिंदुस्तान को पाने के लिए अलग अलग एम्पायर्स के पास जा रहे हैं, एम्पायर्स से मदद मांग रहे हैं। तब उन्होंने अपनी पत्नी को सिंध में उमरकोट नाम की जो रियासत है, जो आज भी पाकिस्तान में है और जिनके वंशज आज भी वहाँ पर ठीक ठाक काम कर रहे हैं, सियासत में भी हिस्सा लेते हैं, कुछ यूट्यूब चैनल्स पर मैंने उनके इंटरव्यू भी देखे हैं। तो अकबर वहाँ पैदा हुए, अकबर 5-6 साल वहीं रहे। तो जो अकबर के जीवन में, अकबर के महल में बाद में कई तरह के रंग दिखते हैं, जिसमें होली दिवाली मनाई जाती है, कृष्ण की पूजा होती है, तो क्या वहाँ से उन्होंने डिराइव किया, ये जो वहाँ की संगत थी वो उनके साथ चलती रही? एक तो खैर वहाँ वो पैदा हुए, लेकिन उसके बाद वो चूँकि हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा, तो ये इनके भाई कामरान के कब्ज़े में चले गए। तो कामरान जिनके पास काबुल था। जी, तो पता नहीं क्या खूबी थी अकबर के जहन की कि स्वतः उनका झुकाव अलग अलग धाराओं के प्रति था और बहुत ही खुला दिमाग था, और बहुत बचपन से ही ऐसा लगता है कि कम उम्र से ही खुला दिमाग था। और इसीलिए चाहे किसी भी धर्म से संबंध रखने वाले लोग हों, उसको समझना, और चूँकि आपने कल्चर की बात की, यहाँ तक कि उनके रीति रिवाजों का पालन करना, और ये हम तक इस तरह से पहुँचता है कि जो एक कुंठित व्यक्ति दरबार में मौजूद है, मुल्ला बदायूनी, इनका मैंने जिक्र किया, तो वो नुक्ताचीनी करते हुए कहते हैं कि ये तो दूसरे धर्मों के रिवाजों का पालन करते हैं। कभी ये सूर्य पूजा करते हैं, सूर्य पूजा करते जी बिल्कुल। तो ये तो बल्कि एक तस्वीर भी है सूर्य पूजा करते हुए, और शायद आपको इसमें आपकी किताब में है, किताब में ही आपको मिल जानी चाहिए। जी बिल्कुल, इसमें आप एक देख सकते हैं कि तस्वीर है जिसमें अकबर सूर्य पूजा कर रहे हैं। और बेसिकली ऐसा लग रहा है सूर्य पूजा में तो जैसे ये ईरानियों के करीब चले गए, जो अग्नि की पूजा करते हैं। जी जी बिल्कुल, बल्कि इनके दरबार में पारसी आए, हाँ, उन्हें समझने की कोशिश की अकबर ने। हाँ, तो अलग अलग धाराएं, वैष्णव, हाँ, वैष्णव साहित्य में बहुत जिक्र मिलता है अकबर का। जी, तो इस्लाम के अंदर के जो अलग अलग धाराएं हैं उसमें, तो यकीनी तौर पर सांस्कृतिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से बहुत ही खुला दिमाग था इनका। यहाँ तक कि उस ज़माने में ये बात ईसाई पादरी जो देख रहे थे वो कह रहे थे, कहना मुश्किल है कि ये है क्या। और जब अकबर दुनिया से गए तो एक पादरी उस समय आगरा में मौजूद था, उसने बहुत साफ साफ कहा कि न जाने किस दिन में जिए, न जाने किस दिन में मरे। वाह, तो क्या कॉम्प्लीमेंट। मैं कॉम्प्लीमेंट मानता हूँ इसको, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मानता हूँ। गजब है। तो मैं उमरकोट की बात कर रहा था। बहरहाल उसके बाद तो खैर 14 साल की उम्र में बैरम खान से उन्होंने सब कुछ ले ही लिया। बैरम खान जो उनके संरक्षक थे, उन्हें कहा कि अब आप निकलिए और हज कराइए, और फिर रास्ते में पाटन में एक जगह उनकी हत्या कर दी गई। कुछ लोग कहते हैं अकबर ने कराई। देखिए, अगर ये आप क्राइम रिपोर्टर होते और कोई हत्या हो जाए, तो चाहे पुलिस हो या क्राइम रिपोर्टर हो, आपका ध्यान इस तरफ जाएगा कि इस हत्या से फ़ायदा किसका होगा। तो बैरम खां कोई मामूली आदमी नहीं थे, बहुत ही मजबूत मनसबदार थे, और बैरम खां उन चुने हुए लोगों में से थे जिनके अंतर्राष्ट्रीय संपर्क थे। अच्छा। हाँ, हुमायूं को फारस ले गए। वो ईरानी थे? जी जी, उनका वहाँ रिश्ता था, शाही ख़ानदान से बहुत करीब के ताल्लुक़ थे उनके। तो हुमायूं को बहुत आसानी हुई उनकी वजह से। अच्छा। तो ये बात लोगों के जहन में रही ज़रूर होगी कि इस इंसान को इस तरह से जाने दें, ये कहाँ तक ठीक है। लेकिन ये भी राजकाज का हिस्सा है कि इतने तजुर्बेकार आदमी को मार कैसे दें। तो अब ये उसके भी कुछ नुकसान है, रिपरकशंस होंगे। तो ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, और इस बात का पक्का जवाब किसी के पास नहीं है कि उसमें इसके पीछे अकबर है। हमने तो यही पढ़ा कि उनके बहुत दुश्मन हो चले थे बैरम खान के, राजकाज में हो ही जाते हैं, तो मौका मिला, कम थोड़ी सिक्योरिटी थी, मार दिएगा। एक जगदीश हैं, लिसनर है हमारे, उन्होंने एक सवाल भेजा था, मुझे लगता है अब वो पूछा जाना चाहिए। अकबर खुद कितने युद्धों में मौजूद रहे, यानी कि इनकी सेना ने तो लड़े, लेकिन वो खुद कितना युद्धों में रहते थे? बहुत ज़्यादा। मतलब ये हैरत की बात है कि बादशाह होते हुए भी
सबसे आगे अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर, और ये जिक्र आता है कि कई बार मैदानी जंग में ये अकेले पड़ जाते थे। तो उन्होंने हेमू से कुछ सीखा नहीं, हेमू विक्रमादित्य से? तो ये बादशाह होते हुए भी कोई ज़रूरी नहीं था इनके लिए कि ये खुद लड़ते। हाँ, डेफिनेटली। लेकिन ये एक अच्छे कमांडर की खूबी होती है कि वो अपनी जान खतरे में डालकर औरों के लिए एक मिसाल बनता है। जब आप युद्ध कला में निपुण हैं और उसका प्रदर्शन करते हैं तो आपके साथ वाले लोग आपका साथ देते हैं। उस लिहाज से बहुत ही उम्दा लीडर माना जाएगा इसको। तो काफ़ी युद्धों में खुद भी मौजूद रहते थे। एक वाकया मुझे अभी याद आया कि जब वो 14-15 साल के थे ही और मैदान में थे, हेमू विक्रमादित्य से याद आ गया। कहा गया कि अब हेमू हार गए, आपके सामने हैं, सिर झुका हुआ है, काटिए सिर। तो अकबर ने हिचक दिखाई। हाँ, वो हिचक थी अकबर में। थी या नहीं थी पता नहीं। ये थी? कहना कौन कह रहा थी? देखिए, इसमें यह है कि अकबर ने इसकी वजह बताई कि मैं तो इनको पहले ही मार चुका हूँ। और फिर उन्होंने कहा फिलोसॉफिकल जवाब हो गया। जवाब था कि सवाल ये था कि अकबर को वाकई लगा कि इसको मारने की ज़रूरत नहीं है, और ये भी राजनीतिक कौशल होता है कि हर व्यक्ति को मारना ज़रूरी नहीं होता। कई बार माफ़ी जो है वो सिकंदर, पोरस और जी, कई बार माफ़ करके आप ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं बजाय इसके कि मार दें। तो हो सकता है कि अकबर और बैरम खान में मतभेद हो, लेकिन अकबर उस समय उतना शक्तिशाली नहीं हुआ था कि बैरम खान के खिलाफ जा डेफिनेटली 14-15 साल के संदक्ष बैरम खान है। और ऐसा एक मतलब जिक्र आया कहीं कि बैरम खान ने ही शायद सिर काटा या कटवाया, और बाहर ये घोषणा की गई कि अब जो हमारे बादशाह हैं वो गाजी हो गए। गाजी वो जो गैर मुसलमान को मार रहा है, या गैर मुस्लिम बादशाह। मेरा ख्याल है हेमू विक्रमादित्य आखिरी हिंदू बादशाह हैं कुछ एक महीने के। एक सवाल है मनसबदारी से जुड़ा। चंदन जी ने पूछा कि ये मनसबदारी प्रथा क्या पूरे मुगल काल में रही या अकबर की ही खोज थी? क्या था ये प्रथा, क्या थी? देखिए, मनसब जो है वो, मनसब का मतलब हुआ एक ओहदा, हाँ, रैंक। केवल ये ओहदा है या फिर मनसब का मतलब ज़मीन का कोई टुकड़ा भी है? हाँ, देखिए, मनसब के साथ जुड़ी है जागीर। अगर आपको बादशाह 5,000 की मनसब दे रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि एक निश्चित आपको बताया जाएगा कि 5,000 के मनसबदार हैं और 5,000 सवार और घोड़े, इसका आप इंतज़ाम करेंगे और उसकी देखभाल करेंगे, और आपकी तनख्वाह इतनी है और इतना पैसा आपको इस जागीर से मिल जाएगा। अच्छा। तो मनसब के साथ जागीर हमेशा ही जुड़ी होती थी। यानी कि ये कोई नई चीज़ नहीं थी, अकबर के पहले भी थी, लेकिन अकबर ने इसे बहुत ही व्यवस्थित किया। यानी सल्तनत के लिए काम करने वाला हर व्यक्ति मनसबदार हो गया, हर व्यक्ति को मनसबदार माना गया, उसे कोई ना कोई जागीर दी गई। तो अकबर के काल में ये प्रशासनिक व्यवस्था और ज़्यादा दृढ़ हो गई, मजबूत हो गई, जो कि लंबे वक्त तक, कम से कम 100 बरस तक, तो काफ़ी टाइम। इनफैक्ट औरंगजेब के वक्त भी यही तो झगड़ा है कि शिवाजी को कहाँ खड़ा कर दिया था। उसमें होता यही था, 7,000 मनसबदारी पहले, फिर 5,000, फिर 3,000, और शिवाजी ने कहा भी था कि हमको मनसब मत दीजिए, हमारे बेटे को दे दीजिए, क्योंकि शिवाजी मनसबदारों की लिस्ट में शामिल होना नहीं चाहते थे। अली हैदर साहब ने कई सवाल पूछे, लेकिन इसमें एक सवाल है जो मेरा भी है। नौसेना पर कभी ध्यान नहीं दिया अकबर ने? उस पर ध्यान नहीं दिया, और इस पर बहुत विवाद है कि क्यों ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज मुड़कर देखने पर बहुत सारी कमज़ोरियाँ दिखती हैं। उस समय हो सकता है उनके जहन में रहा हो, मुग़ल बादशाहों के, कि नौसेना का फ़ायदा क्या। हाँ, उनका तो मेरा ख्याल है राज्य कहीं था ही नहीं। हाँ, समुद्र के आसपास। अगर जो भी व्यक्ति पानी के ज़रिए आ रहा है उसे इस ज़मीन पर व्यापार करना है, हाँ, और व्यापार हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता, तो हम बादशाह हैं इस ज़मीन के, और समुद्र से जो आए जो जाए, ये उनका ख्याल था। ज़ाहिर इस पर मतभेद हो सकते हैं, राय अलग अलग हो सकती है, और यकीनी तौर पर नौसेना होती तो एक अलग बात होती, लेकिन उनकी नज़र से सोचें, उनके नज़रिए सोचें, तो ये उन्होंने सोचा होगा। अकबर को आपने इतना पढ़ा, इतनी किताबें देखी, आपको क्या लगता है इस बादशाह की साइकी क्या थी? साम्राज्य विस्तार, क्या साम्राज्य का गठन करता रहूं? क्योंकि उनकी कुंडली तक में मैंने देखा यह है कि इनका राज खारे पानी तक होगा। यानी उस वक्त काफ़ी इम्पोर्टेंस मानी जाती रही होगी कि भाई खारे पानी तक राज है, उसके आगे तो क्या है क्या नहीं छोड़िए। ये साम्राज्य विस्तार दक्षिण में नहीं आए, कोशिश शुरू हो गई थी, कोशिश कर रहे थे, कोशिश शुरू हो गई थी, चाहते तो थे। हाँ, देखिए,
मुझे लगता है जितना मैंने अकबर को समझा, उनको इस बात की समझ थी कि अपनी रक्षा के लिए विस्तार करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप लगातार offensive रही है। जी, आप लगातार विस्तार करते रहें और आप अगर किसी की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ा रहे हैं तो उसमें ये ना भूलें कि ये आपके खिलाफ भी हो सकता है। मैं एक छोटा सा टुकड़ा आपको पढ़ूंगा जो कि एक उस समय दरबार में ईसाई पादरी मौजूद था, उसने अपने वरिष्ठ पादरी को एक चिट्ठी लिखी। पिछले साल मैंने आपको यहाँ के हालात के बारे में लिखा। इस साल मैं फिर और तफसील से लिखूंगा क्योंकि वक्त ने जाहिर किया है कि पिछला साल बिल्कुल भी साफ़ नहीं था। हमको ये जाहिर हुआ है कि बादशाह ने ज़्यादातर जो किया पिछले साल और इस साल वो पोशीदा था, यानी छुपा हुआ था, क्योंकि उन्हें पता था उनके भाई उनके खिलाफ जंग करने वाले हैं और चूंकि उन्हें दुश्मन का मुकाबला करना था, यानी अपने भाई, सौतेले भाई काबुल में जो थे, चूंकि उन्हें दुश्मन का मुकाबला करना था, वो पुर्तगालियों से हिफाजत के लिए उनके दीन से लगाव दिखा रहे थे। यानी बादशाह जो भी करता है उसके पीछे कई उद्देश्य होते हैं। जी, यहाँ के लोगों में अभी बादशाह के बारे में अलग अलग राय हैं, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि वो ईसाई हैं, कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान। दूसरे बेहतर समझ वाले मानते हैं कि वो ना ईसाई हैं, ना हिंदू, ना मुसलमान। मुझे सही लगता है ये शायद वो मुसलमान हैं लेकिन सबकी मानते हैं ताकि सबका दिल जीत सकें। हम नहीं जानते कि वो पुर्तगाल के बादशाह के दोस्त हैं या दुश्मन, लेकिन हमने कुछ ऐसी बातों को देखा जो हमें ठीक नहीं लगी। उनकी सबसे बड़ा बादशाह बनने की तमन्ना, और लगता है कि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि पुर्तगाल के बादशाह का समुद्र पर राज है और उनके अपने जहाज़ों को पुर्तगाल के बादशाह के बंदरगाहों पर चुंगी देनी होती है। इसलिए हमें डर है कि किसी भी रोज़ जंग छिड़ सकती है। तो अगर आपको ये लगता है कि उन ईसाई पादरियों को सिर्फ इसलिए बुलाया गया है कि धर्म की समझ हो, तो ये बात आंशिक रूप से सही है। हो सकता है उनको इसलिए बुलाया गया हो कि वो पुर्तगाली शासन को और गहराई से समझना चाहते थे कि क्या ये हमारे लिए ख़तरा हो सकता है। तो उस व्यक्ति का दिमाग जिस तरह से चलता था, किसी भी काम, कोई भी काम जो अकबर ने किया उसका सिर्फ एक उद्देश्य हो, ऐसा संभव नहीं था। नहीं है। उसके दिमाग की कई परतें थी। अभी आप बता रहे हैं उनके राज में कई लोग थे जिन्होंने किताबें लिखी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उनके दरबार में कोई विदेशी यात्री भी आया है? उसका भी आंखों देखा वर्णन है क्या? एक तो ये जो पादरी आए वो आए, और एक जॉन मिल्टन हॉल, एक अंग्रेज़ थे, शायद पहले अंग्रेज़ थे जिन्होंने अकबर से आमने सामने बात की, वो है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो विवरण मिलता है वो ईसाई पादरियों का मिलता है। अच्छा, विदेशी व्यापारी भी आते थे? विदेशी व्यापारी भी यकीनी तौर पर आते थे, लेकिन अकबर से सीधे मुलाकात एक ही व्यक्ति की, ऐसा मुझे याद आता है, हुई, और बाकी ईसाई पादरी जो थे वो बाहर से ही आ रहे थे। अच्छा, तो उनके माध्यम से बातें हो रही थी। शाहजहां जैसा समय नहीं आया था जब कंपनी आने लगी हूँ, अप्रोच करने लगी हूँ। लेकिन अकबर ने चिट्ठियाँ ज़रूर लिखी विदेशी शासकों को, फारस में और स्पेन के बादशाह को चिट्ठी लिखी उन्होंने। तो वार्तालाप यानी कि संपर्क वो चलता था और किसी न किसी ज़रिए से वो जारी रहता था। मुझे बड़ा हैरानी होती है कि ठीक है, जिनका शासन प्रशासन कमज़ोर रहा उनकी बात अलग है, लेकिन अकबर जैसे बादशाह ने कभी कोशिश क्यों नहीं की कि वो ईरान जीतते या फिर चीन की तरफ जाते? कभी कोई कोशिश दिखती नहीं। अगर आप देखें अकबर, हमारे किसी बादशाह की नहीं दिखती। आप अगर अकबर को देखें तो उसका पूरा शासनकाल जो है वो सीमा के विस्तार का इतिहास है। अच्छा, सीमा बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक इलाके उसके शासन के अधीन आते जा रहे हैं। लेकिन हर इंसान पर एक बंदिश लागू होती है और सब पे लागू होती है, वो बड़ा हो छोटा हो, आयु सीमा। उस बंदिश से कोई ऊपर नहीं होता। 50 साल का शासनकाल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। 52 साल का है, 48 का, ऐसा कुछ है ना शासनकाल। 49 से 50। औरंगजेब से कम है, सबसे बड़ा औरंगजेब का ही है। 50 के आधी शताब्दी का। उस दौर में लगातार विस्तार होता रहा, लेकिन दक्कन पर आकर रुक गए, उससे आगे नहीं जा पाए। और ये तो कहने की बात है कि हम जहाँ से हमारे बुजुर्ग आए थे सेंट्रल एशिया से, हम वहाँ फिर जाना चाहेंगे, लेकिन वो उतना आसान नहीं था। वो तो बाबर ने हसरत छोड़ दी थी। जी बिल्कुल, ना हुमायूं ने की। एक सवाल बार बार आया, कितने लोगों के नाम लूँ पता नहीं।
पलकेश ने पूछा, पहला उन्हीं का था तो बोलता हूँ, क्या जोधा भाई अकबर की पत्नी थी या उनकी बहू थी? और ये तो पता नहीं कितने लोगों ने पूछा, मैं नाम भी नहीं बता सकता, बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट था जानने में। रविंद्र जी ने पूछा, अकबर की पत्नी हरखा भाई थी कि जोधा बाई? उक्त दोनों में से कौन जोधपुर से थी, कौन जयपुर से? इसी तरह के मिलते जुलते कई सवाल हैं जो ये पूछते हैं कि भाई जोधा बाई हरखा भाई अलग हैं, एक हैं, पत्नी थी, बहू थी? आपने क्या पाया? देखिए, अकबर की जितनी पत्नियों का ब्यौरा मिलता है उसमें जोधाबाई नाम नहीं आता। जोधाबाई नाम बिल्कुल नहीं आता। जो नाम मिलता है वो मरियम ज़मानी का मिलता है, जो कि भारमल की बेटी थी, राजा भारमल की बेटी थी, यानी आमेर के राजा की बेटी थी, जिससे सलीम पैदा हुआ है। जिस राजपूत पत्नी से सलीम पैदा हुआ है वो आमेर की राजकुमारी थी, मरियम ज़मानी। लेकिन उनका जो मूल नाम है वो नहीं मिलता, वो प्रामाणिक तौर पर नहीं मिलता। जोधाबाई नाम बिल्कुल नहीं था। जोधाबाई सलीम की शादी जोधपुर में हुई थी तो मणिबाई से। तो मणिबाई मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थी मणिबाई, उनको चूँकि वो जोधपुर की थी तो जोधबाई या जोधाबाई भी उनका नाम लिया जाता है। तो ये 100% काल्पनिक है और इसके लिए बहुत से लोग जिम्मेदार हैं, जिसमें के आसिफ भी शामिल हैं कि उन्होंने इतना मजबूत, इतना आलीशान सिनेमा बनाया कि सलीम की माँ के तौर पर लोग जोधाबाई को जानते हैं, जबकि प्रामाणिक रूप से ऐसा नहीं है। नहीं, बल्कि आप ये पूरी कहानी सलीम अनारकली की, ये ये सवाल भी तो बहुत बार आया है कि तो इसके बारे में पूछिएगा कि कितना सच है इसमें। तो सलीम अनारकली जो है ये एक नाटक जो इस समय मेरे हाथ में मौजूद है, ये करीब 100 बरस पहले अनारकली नाटक लिखा गया। अच्छा। सैयद इम्तियाज़ अली ताज सबसे पहले अनारकली का जिक्र इसमें है लिखित रूप से। तो इनका ये कहना है कि इन्होंने ऐसे किस्से बहुत सुने थे। इम्तियाज़ अली ताज ने खुद लिखा है, जहाँ तक मैं तहक़ीक़ कर सका हूँ तारीख़ी एतबार से ये किस्सा बेबुनियाद है। यानी ऐतिहासिक रूप से ये पूरी कहानी अनारकली और सलीम की ये बेबुनियाद है। चलिए, अगर कहानी भी है, काफ़ी मशहूर है, क्या अकबर के जीवन काल में या उसके थोड़ा बाद में इस कहानी का प्रादुर्भाव हुआ या फिर बहुत ही हाल की है, बस 150 साल पहले? तो इम्तियाज़ अली ताज ने भी ये किस्से बचपन में लोगों से सुने। तो ये किस्से कहीं ना कहीं मौजूद थे ज़मीन पर, यानी लोक कथा कह लीजिए आप, लोगों की ज़बान पर, जहन में ये किस्सा मौजूद था। लेकिन जो चीज़ लोगों के जहन में मौजूद हो वो ऐतिहासिक रूप से सच हो ज़रूरी नहीं। लेकिन आप अगर गौर करें तो सलीम अनारकली की कहानी है क्या? ये एक वही कहानी है जो हिंदी सिनेमा में बार बार दोहराई गई है, गरीब अमीर के प्यार की, जिसके बीच में दौलत आ जाती है, दौलत और रुतबा आ जाता है। तो ये कहानी पॉपुलर इसलिए है कि हर पीढ़ी को लगता है कि तो हमारी कहानी है। क्रांति की कहानी है प्रेम में। प्रभाकर कुमार ने जो पूछा था उसका जवाब तो खैर हमने दे ही दिया, आपने दे दिया कि अकबर 14 साल की उम्र में राजा बना था, लेकिन वास्तविक रूप से उसने कब से शासन शुरू किया? तो ये मैं मानूंगा कि बैरम खान 1556 के बाद 5 बरस बैरम खान वकील थे, वकील सल्तनत, यानी सारे इख्तियार उनके पास थे। तो 1561 से आप मान सकते हैं कि जो कुछ भी किया अकबर ने खुद किया, अपनी मर्जी के मुताबिक किया। तो आप मान सकते हैं कि यानी कि आखिर के 45 बरस अकबर ने अपनी मर्जी से शासन किया। सुधीर का सवाल तो हो ही गया, जोधा अकबर की स्टोरी समझनी थी, आपने उसका जवाब दे दिया। भाई इतिहास तो यही कहता है जी। अब जो आपने कहा कि कई कहानियां मशहूर हो जाती हैं, क्या मीना बाज़ार, काबुल सिंह ने पूछा और कई लोगों ने पूछा, मीना बाज़ार भी बस एक कहानी ही है? मीना बाज़ार एक जो हरम में जो औरतें थीं और जो बेगमें थीं, वो अकबर के तफरीह के लिए एक मेला जैसा कुछ तफरीह का आयोजन किया था, मनोरंजन का आयोजन किया जाता था। इससे आगे प्रामाणिक रूप से मुझे नहीं पता। मैंने ये सुना कि मीना बाज़ार जो था महल के अंदर ही लगता था, किले के अंदर, और चूंकि हरम में रहने वाली औरतों को ये नहीं होता था कि वो बाहर बाज़ार में घूमें आम औरतों की तरह, तो उनकी ख़रीदारी के लिए ये सुविधा थी कि अंदर ही एक बाज़ार लगा लिया जाता था जिसमें वो अपने मतलब का सामान खरीदती थी। ऐसा कुछ सुना आपने? जो मैंने सुना, जो पढ़ा मैंने कि कुछ विशेषाधिकार थे बादशाह के। अच्छा। उसमें मीना बाज़ार भी एक था कि मीना बाज़ार सिर्फ उनके लिए लगता था, बादशाह के लिए लगता था। जो हरम की बेगमें थी, औरतें थी, वो एक उनके बादशाह की तफरीह के लिए एक मीना बाज़ार। लेकिन क्या ये महिलाओं की खरीद फरोख्त का बाज़ार था या सामान का?
ये इस बात का महिलाओं की खरीद फरोख्त का इसका कोई सबूत मेरे पास नहीं है। इसका कोई सबूत मेरे पास नहीं है।